नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष कुमार वर्मा, HN24/7 देख रहे हैं आप। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर दुबई में सीएम धामी ने मंगलवार को विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम की उपस्थिति में दुबई में अभी तक विभिन्न उद्योग समूहों के साथ 5,450 करोड़ के MOU साइन किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य उद्योग समूहों के साथ बैठक जारी है। सीएम धामी ने सभी उद्योग घरानों का आगामी 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले समिट के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया है। जो GTC ग्रुप के साथ भी 800 करोड़ का MOU साइन हुआ है। फ्लो कॉग्लोमेरेट समूह के साथ 500 करोड़ का MOU साइन हुआ है। एक्सले ग्रुप के साथ 700 करोड़ का MOU साइन हुआ है और शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ का MOU साइन हुआ है। दुबई में 5,450 करोड़ का MOU जो है वो साइन हुआ है और सीएम धामी की उपस्थिति में ये सारे MOU साइन हुए हैं। पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े समूह के साथ ये निवेश करार हुआ है। सर बायोटेक एवं हयात इंडिया के साथ 2,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है। कॉर्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ 950 करोड़ का MOU साइन हुआ है। तो GTC ग्रुप के साथ 800 करोड़ का MOU साइन हुआ है। स्वागत है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप जाइए, जितना निवेश आप ला सकते हैं प्रदेश के अंदर उतना लाइए। यहाँ के युवाओं का भला होगा, उनको रोजगार मिलेगा। इससे अच्छी बात या सद्बुद्धि या सत्कार्य क्या हो सकता है। लेकिन पहले हिसाब देते जाइए। 2018 का जो इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र रावत जी ने करवाया, उसमें कर्टन रेजर के टाइम पर कहा गया कि 70,000 करोड़ के MOU साइन हो गए और जब इन्वेस्टर समिट निपट गया 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ख़ास तौर पर टाइमिंग देखते हुए वो इन्वेस्टर समिट रखा गया था और उसके निपटने के बाद भी चीखो पुकार कर सारे मीडिया चैनल में प्रवक्ता कहते हुए नज़र आ रहे थे भाजपा के कि 1,40,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। अब लंदन में पहले दिन पता चला जब आप लौट कर आए कि 12,500 करोड़ के MOU साइन करके आप आए हैं। रातों रात वो 20,000 करोड़ हो गए और फिर कुछ दिन बाद देखा तो वो 23,000 करोड़ तक पहुंच गए थे। तो यहाँ तो MOU लगातार जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 6 महीने के बाद हम आपसे पूछेंगे कि जो लागत आपने दुबई में लगाई या लंदन में लगाई वो भी पूरी हो पाई या नहीं हो पाई, क्योंकि गाज़ियाबाद की कंपनी को आप लंदन में जाके उसके साथ MOU साइन कर रहे हैं और उस कंपनी के साथ जो उत्तराखंड के साथ पहले ही काम कर चुकी है, यहाँ रोपवेज का काम कर चुकी है। तो आप आंखों में धूल किसकी झोंक रहे हैं, ये समझ से परे है। देखिए, इन्वेस्टर समिट अभी बहुत जल्दी होने जा रहा है और जिसमें हमारे देशी और विदेशी मेहमान बड़ी संख्या में उत्तराखंड आने वाले हैं, देहरादून आने वाले हैं और वो यहाँ के प्रति एक अच्छी छवि लेकर जाएं। और मैं सोचता हूँ देवभूमि के प्रति एक उनके मन में जो एक आकर्षण का भाव है और जो यहाँ की एक शांत फिज़ाएँ हैं, यहाँ का मौसम है, यहाँ का एक एटमॉस्फेयर है, वो हम बहुत अच्छे से उन सब के सामने पेश कर सकें। सरकार की उसको लेकर दिव्य भव्य जो तैयारियाँ चल रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब काम चल रहा है। राजधानी देहरादून में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। संबंधित सभी विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए निरंतर तैयारी करने की कवायद में जुटे हुए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून के सौंदर्यीकरण कार्यों को कर रहा है। करीब 60 करोड़ से ज़्यादा के सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी देहरादून के करीब 111 किलोमीटर लंबे मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने करीब 60 करोड़ के बजट प्रावधान किए। MDDA उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि शहर की दीवारों पर प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाएगा। स्वच्छ दून हरित दून की थीम पर शहर को सुंदर बनाया जाएगा। जहाँ तक सौंदर्यीकरण की बात है, तो पूरे शहर को हमने 13 मुख्य सड़कों को लिया है और उसमें घरों की पेंटिंग, उसके साइनेज, जो पार्क हैं, पार्क को ठीक करना, जो फुटपाथ अगर कहीं टूटे-फूटे हैं उनको ठीक करना और जो डिवाइडर हैं, उन पर भी हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग पूरा शहर ही हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है
वो आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। देखिए, पूरा प्राधिकरण के खर्चे पे हम कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया 13 मुख्य जो हमारी सड़कें हैं, जौलीग्रांट से लेके रिस्पना तक, रिस्पना से लेके घंटाघर तक, फिर प्रिंस चौक होते हुए जो आपका आईएसबीटी का है, सरधारा रोड है, बल्लूपुर चौक वाली रोड है, तो सारी सड़कों को हमने 13 जो मुख्य सड़कें हैं, जीएमएस रोड है, सब लिया हुआ है। और आशा रोडी वाली जो रोड दिल्ली से आते समय जो इधर देहरादून को आती है ये, तो सारी मुख्य सड़कों को हमने लिया है और जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने आपको बताया है। पूरा एक कंपोजिट डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण का इसमें हम लोग कर रहे हैं, लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा का इसमें हमने बजट का प्रावधान किया है। दुबई में 5,450 करोड़ के एमओयू साइन किए गए। सीएम धामी की उपस्थिति में ये एमओयू साइन हुए हैं। पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रा, रियल एस्टेट से जुड़े समूह के साथ निवेश करार किया गया। सर बायोटेक एवं हयात इंडिया के साथ 2,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। कर्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ 950 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। जीटीसी ग्रुप के साथ 800 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। फ्लो कॉग्लोमेरेट समूह के साथ 500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। एक्सले ग्रुप के साथ 700 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। शरफ लॉजिस्टिक के साथ 500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। तो इस वक्त दुबई के दौरे पर हैं। लंदन के दौरे से लौटने के बाद उसके बाद अब ये सीएम धामी का दुबई दौरा है और लगातार ये जो है 5,450 करोड़ का जो है अभी तक एमओयू साइन हो चुका है और कहा जा रहा है कि भाई काफ़ी इन्वेस्ट जो है वो आएगा। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा लेते हैं। नवीन पिरसाली जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता आशीष नोटियाल कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सुभाष झा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चैन में। सबसे पहले आशीष नोटियाल जी आपका रुख कर लेते हैं। आशीष भाई, निवेश के लिए सीएम का दौरा है, दुबई गए हैं, लंदन से आए थे, वहाँ पर एमओयू साइन हुआ, अब दुबई गए हैं, 5,450 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, गए हैं, बढ़िया है, जाना चाहिए, लेकिन इफ बट क्यों लग जाता है सर? देखिए मनीष भाई, झूठ हमने देखा है, इनका इतिहास गवाह है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति करती है। लेकिन अगर उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस पार्टी क्यों चाहेगी कि हमारे बेरोजगारों के लिए अच्छा ना हो? हम तो बेरोजगारों के साथ हैं। और आप लोग देखिए, कल को ही बेरोजगारों ने सचिवालय कूच किया, तो बेरोजगार तो त्रस्त है। आप चाहे 5,450 करोड़ के एमओयू की बात करें, चाहे कुछ और बात करें, बेरोजगारों का आप लोगों के ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है। हमारा ही नहीं, हम तो राजनीतिक पार्टियां छोड़े, हम तो आपकी लगता है आपको कि आपकी टांग खींचने का काम करते हैं, लेकिन आप बेरोजगारों की बात करें। बेरोजगार सचिवालय कूच कर रहे हैं, आप विभिन्न मांगों को लेकर कल वो सचिवालय कूच किया, उनके साथ पुलिस बल यूज किया गया, धक्का मुक्की की गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बेरोजगारों का ही विश्वास इन पे नहीं रहा। हमारा तो है ही नहीं, आप तो मान सकते हैं, हम तो सीधा सीधा इसको 2024 की तैयारी देख रहे हैं। सिर्फ 2024 के लिए सब एकदम माहौल बनाया जाएगा, पटाखे आ गए, सब कुछ आ गया, लाटे पता लगा, दूल्हा दुल्हन नहीं आए, बाकी सब आ गए। तो यही इनका होना है। इनका पिछले भी हमने देखा था और आज भी हम देख रहे हैं। आप देखें, ये कहीं ना कहीं पे उत्तराखंड को बेचने की साजिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए, जॉर्ज एवरेस्ट जो अपना मसूरी है, उसके ऊपर अब नई नई बातें खुल के आने लगी है। जॉर्ज एवरेस्ट को भी इन्होंने किसी बाहर की पार्टी को लीज पे दे दिया है। अब उसने वहां किराया लगा दिया, उत्तराखंडियों को ही बैन करने की तैयारी कर ली। 1,000 रुपए किराया, शूट करने का मैंने सुना 25,000 रुपए किराया ले रहे हैं, तो ये वीडियो जो ग्राफिक शूटिंग वगैरह करते हैं। तो इन्होंने जो हमारे उत्तराखंड के हमारे जॉर्ज एवरेस्ट को बाहर की पार्टी को लीज पे दे दिया। किस आधार पर दिया, अब इसकी जांच का विषय है। आपने किस आधार पर दिया, इसकी कोई कंडीशन आई थी, इसके लिए क्या हुआ था, इसमें कितने पैसे में दिया, बहुत कुछ जानने की जरूरत है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे उत्तराखंड को ही, जो हमारे 4 धाम है, हमारे इधर उधर को, इनको भी कहीं लीज पे ना निकालने का प्रयास करें। तो हमें इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम तो अच्छा चाहेंगे कि अच्छा हो, उत्तराखंड के हित में हो, लेकिन इनकी नीयत पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं। ठीक है, नवीन जी जवाब दीजिए। जी, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार ने 30 से ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाकर और लगभग 2,000 कंप्लायंसेस जो अनुपालन है उनको ख़त्म करके और सदियों से जो धाराएं चली आ रही थी उनको अपराध मुक्त करके एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया है। आज
धामी जी जगह जगह जाकर MOU साइन कर रहे हैं और उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। बड़ी मेहनत उन्होंने की। अभी लंदन का दौरा था, आज दुबई का दौरा चल रहा है। उससे पहले कुछ मीटिंगें दिल्ली में भी हुई, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए थे उनके साथ बैठकें हुई और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उत्तराखंड राज्य अपेक्षाकृत अन्य राज्यों से यहाँ पर सस्ती ज़मीनें हैं, मिलती हैं, सस्ती बिजली है और राष्ट्रीय राजधानी से निकट क्षेत्र होने के कारण और सरकार के प्रयासों से एक अच्छा क्षेत्र उभर कर आ रहा है, जहाँ पर इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आतुर हो रहे हैं। और उसी कड़ी में जो इन्वेस्टर समिट दिसंबर में होने जा रहा है, उससे सरकार को बहुत सारी उम्मीदें हैं, प्रदेश की जनता को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। अब विपक्ष की मजबूरी है आलोचना करना, क्योंकि आकलन वो कर नहीं सकते। हमारे साथ डीके पॉल भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डीके पॉल जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में आपका। जी, मैं ये अपनी बात ये कर रहा था कि विपक्ष की मजबूरी है आलोचना करना। आकलन करना जनता का काम होता है। जनता ने आकलन किया था पिछली बार, भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से यहाँ पर रिपीट किया, एक रिकॉर्ड बनाया। जिस प्रदेश में सरकारें दोबारा नहीं आती थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक स्थिर सरकार आई है। तो इससे ही पता चल जाता है। और ये धाकड़ धामी जी का प्रयास है और ये धाकड़ प्रयास रहेगा, सफल होकर रहेगा। और ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड राज्य जो तीसरी सदी, जो 21वीं सदी की तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। ठीक है। डीके पॉल जी, सवाल ये है डीके भाई कि सीएम धामी लंदन गए, दुबई गए हैं और 5,450 करोड़ का अभी तक MOU साइन भी हो चुका है। अब आगे और भी हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि गए हैं वहाँ पर, फिर आप लोग कहते हैं एक तरफ तो उत्तराखंड को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, इसकी बात करते हैं। लेकिन जब सवाल आ जाता है कि उस पर काम किया जाता है, तो उस पर फिर इफ बट क्यों लगाया जाता है? आप लोग एक सूत्र में आकर खड़े भी तो हो सकते हैं, ठीक है आप काम कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन उसी में इफ बट, लेकिन, किंतु, परंतु, पिछली बार ये हुआ, इस बार ये हो गया, तो ये सब क्यों है? देखिए मनीष जी, उत्तराखंड की ये जो पॉलिसी पर काम हो रहा है धाकड़ धामी जी का, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिसाली जी कह रहे हैं, ये उत्तराखंड के लोगों को, मुझे लगता है जब हम लोग विपक्ष में हैं, कांग्रेस है और भी पार्टियां हैं, हमको समझ नहीं आ रहा अभी कि ये एक्चुअल में धाकड़ धामी जी, धाकड़ में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आदरणीय पिसाली जी ने उनको धाकड़ धामी जी नाम दिया है, कि उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही ये बात, हमको क्यों नहीं समझ आ रही कि हमको बाहर से इन्वेस्टर की आवश्यकता है। आप देख लीजिए 23 साल इस राज्य को बनने जा रहे हैं और राज्य के 10 जिले उद्योग शून्य हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि उन जगहों पर हमारे पास में ज़मीनें नहीं हैं। आप सस्ती ज़मीनों की बात कर रहे थे, कौन सी ज़मीनों की बात कर रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर आज भी कितनी सारी सबमिट जो है 2018 से लेकर के 2017 से लेकर के हम कर चुके हैं। उनका रिजल्ट क्या है, वो किस लिए थी? अगर इनके धाकड़ धामी जी एक अलग तरह का प्रयास विदेशों से ला करके यहाँ कर रहे हैं, ज़मीनें हैं कहाँ? कौन सी ज़मीनों की बात कर रही हैं? जहाँ ज़मीनें हैं वहाँ ऑलरेडी हमारा कहीं ना कहीं छोटी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, जगह नहीं है हमारे पास। हमारे पास जिस प्रकार से काम सरकारों को करना चाहिए था, उससे बिल्कुल अलग हटके काम कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोगों को भी मालूम नहीं है। कभी तो ये हमारी ज़मीनों को, सस्ती ज़मीनों को जिस तरह से कह रहे हैं, उनको 100 बीघा तक एक DM जिलाधिकारी के माध्यम से किसी भी बाहर के व्यक्ति को, किसी को भी, कोई भी हो चाहे वो, उसको हम लीज पर 100 साल 99 साल की लीज पर देने को तैयार बैठे हैं। जिसको ये बंजर ज़मीन कहते हैं, जिस पर ये चकबंदी तक नहीं करवा पाए आज तक उत्तराखंड के अंदर, और आज कहते हैं कि सबमिट हो रही है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, तमाम चीज़ें करने के लिए इन्वेस्टर से ला रहे हैं। आप इन्वेस्टर से लाइए ना, इन्वेस्टर लाने के लिए मना कौन कर रहा है? पर ये तो बता दीजिए कि कहाँ लाने वाले हैं आप, उत्तराखंड के कौन से कोने में लाने? क्या 13 जिलों में से केवल 3 जिलों के लिए ही इन्वेस्टर की जो आप मीटिंग कर रहे हैं वो उसके लिए है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ विपक्ष होने के नाते कि हमें समझ नहीं आ रहा मनीष जी, ये कौन सा पैसा, कितना पैसा और कहाँ के लिए ला रहे हैं। अगर ये उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए ला रहे हैं, जिसके लिए राज्य बना था, जिसके लिए 42 शहादतें दी थी, तमाम चीज़ें थी, तो बहुत वेलकम करेंगे, हम स्वागत करेंगे इनका। और यदि जमीन को बंदरबाट करने की जरूरत हो रही है तो हम विरोध करेंगे। हम विपक्ष के नाते, मजबूरी नहीं है हमारी, जैसे पिसाली जी कह रहे थे, मजबूरी नहीं है हमारी, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात का अपोज करें। बंदर बांट का क्या, जमीन की बंदर बांट की बात कर रहे हैं, बंदर बांट कैसे? जैसे एक DM के माध्यम एक कानून लाते हैं आप, जिस राज्य में 1950 का अधिनियम, भू अधिनियम लागू होना चाहिए, या कम से कम जब से राज्य बना उससे 15 साल पहले हमने किसी प्रमाणिकता पर
मोहर लगाई है ना किसी भी बात की, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी की हो, चाहे तमाम चीज़ों की हो, 1985 से लेकर के अभी तक जितना भी आप करिए उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप कानून, भू कानून बदल देते हैं सरकार में ला करके, आपने ही बनाया कानून बदल देते हैं, और आप जो व्यवस्था होनी चाहिए थी 1985 की या 1950 की भू कानून बनाने की, उसकी बजाय आप क्या करते हैं, एक जिलाधिकारी के माध्यम से 100 बीघा जमीन पहाड़ की 10 जिलों की, आप उसको कहते हैं कि हम इसको जो है ना लीज पर दे देंगे 99 साल के लिए, और किसको दे रहे हैं ये भी तो बताइए ना। आप खुल के नहीं बोलते इन बातों को, यही समस्या है मेरी। एचएनएन टीवी उत्तराखंड की आवाज उठाता है, लेकिन कभी भी हमने खुले दिल से, खुले दिल से हमने एचएनएन की बात मत कीजिए। नहीं सर प्लीज, हमसे सुनिए, हमसे ज्यादा आप सुनिए प्लीज सर। अभी मैं बड़े आराम से सुन रहा था। नहीं ठीक है पॉल भाई साहब, ये आपकी बहुत खराब आदत है। मैं बड़े आराम से जितना समय मैंने, सुनिए, जितना समय यहाँ पर बीजेपी को नहीं दिया गया, कांग्रेस को नहीं दिया गया, उससे ज्यादा आप बोल गए। बल्कि यहाँ पर अस्तित्व नहीं है आम आदमी पार्टी का। आप बात करते हैं, बात कर रहे हैं आप एचएनएन की बात करेंगे, एचएनएन के बराबर खड़े नहीं हो पाएंगे, आप एचएनएन की बात करेंगे सर। मैंने कहा विरोध किया कि नहीं उठा रहे आवाज, मैंने कहा आवाज उठा रहे हैं। किस तरह से? लेकिन जब 100 बीघा जमीन फ्री में देने की बात आती है तब आप ऐसी बात क्या बात करते हैं? आवाज उठाएगा? कौन सी आवाज हमने उठाते हैं? आप नहीं उठा पाते, हम आवाज उठाते हैं सर। गलत बात नहीं, यहाँ पर दर्शकों को न भरमाइए। आप दर्शकों को भ्रमित करते हैं, आपका काम हो गया है। 100 बीघा जमीन पर आपका काम हो गया। आप बोलेंगे वो डिबेट लेंगे, एक मिनट सर, आप जो बोलेंगे हम वो डिबेट लेंगे क्या? नहीं आप मत लीजिए, लेकिन राज्य हित की तो बात नहीं। कौन से राज्य के हित की बात नहीं की गई सर? यहाँ पर सड़क टूटती है, सुनिए, सड़क टूटती है, हम दिखाते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर सोना चांदी जो चोरी के बद्रीनाथ की बात करते हैं कांग्रेस वाले, हम दिखाते हैं। यहाँ पर क्या बात करते हैं सर? ठीक है, क्यों क्या यहाँ पर स्मार्ट सिटी की बात होती है, हम दिखाते हैं। आप हमें ना कहानी बताइए सर। नहीं तो आप बता दीजिए समिट पर, आप हमें ना बताइए सर, आप हमें ना बताइए, आप ही बता दीजिए। आप बीजेपी से पूछिए, हम क्या जाने उसमें। आप बीजेपी से पूछिए, आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत है सर, सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों को समय दिया जाता है पूरा बोलने का। आप लोग का एक काम बन गया है, फ्रेम सेट कर लिया आप लोगों ने, उस फ्रेम के तहत काम करते हैं सर। छोटी सी बात को ये आपकी नहीं सर, ये आपके नेता या अरविंद केजरीवाल भाजपा की तरफ जाने का बहाना बन गया। आप ऐसा मत करिए, बात वही करिए जो मैंने कही है। नहीं, हम आपके कहने से करेंगे क्या बात? आपके कहने से हम बात करेंगे, आपके कहने से बात करेंगे, आपके कहने से हम बात थोड़ी ना करेंगे सर। ये बात नहीं है, एचएनएन के बराबर आप खड़े नहीं हो सकते। आप क्या बात करते हैं? आप आपकी पार्टी, आप हमें ना बताइए सर। आप सुनिए डीके भाई साहब, आपने जितनी राजनीति नहीं की है ना, उससे ज्यादा मुझे पत्रकारिता हो गई। मैं बार बार कहता हूं, अगर मैं इतिहास खंगालने लगूंगा ना सर, बोलती बंद हो जाएगी। इसलिए मुझे इतिहास में मत आप विरोध करते, ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ, आप विरोध करते रहिए, ठीक है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप बात तो उत्तराखंड का ही मुद्दा है सर, और कोई नहीं है। हम झूठी बातों को क्यों कर रहे हैं? क्या झूठी बात है सर? झूठ हो रहा है, क्या झूठ है सर? देखिए 2017 से लेके हमने कितनी सारी सबमिट की है, कौन सा पैसा आया है? तो सर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो पैसा आ रहा ना, जनता ने अपना जनादेश दिया, एचएनएन ठेका ले रखा है क्या? जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसी सबमिट पर दिया है, उसी प्रोग्रेस पे दिया हुआ है। आप बताइए ना फिर कौन सा पैसा आया है? सारा पैसा आया है, सबका काम हो रहा है। 2018 में सबमिट करते हैं, बिल्कुल। कहाँ पैसा आया है? आपको दिखाना पड़ेगा, मेरे साथ चलना है, ठीक है, ग्राउंड पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आपको ग्राउंड पर दिखाया जाएगा, ग्राउंड पर दिखाया जाएगा। ठीक है पाल जी, ठीक है। सुभाष झा जी देखिए, एक बड़ी, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बच्चा अगर फेल हो जाए तो फिर उसको पढ़ाना छोड़ दिया जाए। अब यहाँ पर तो भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा फेल हो जाए तो उसको पढ़ाना छोड़ दिया जाए और उससे कहा जाए भैया अब तुम पढ़ने लिखने लायक नहीं हो और तुम अब बैठ जाओ। यहाँ पर अगर इन्हीं की सरकार, बीजेपी सरकार एक बार काम करती है और अगर वो फेल हो जाती है तो फिर उसके बाद काम ना किया जाए। अब यहाँ पर तो सवाल ही उठता है कि भाई इन्वेस्टर सबमिट ना किया जाए, इन्वेस्ट ना लाया जाए। और बात यही है कि अभी जैसा कि आशीष भाई भी कह रहे थे कि कई बेरोजगार जो हैं वो कूच कर रहे हैं, सचिवालय कूच कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए तो काम किया जा रहा है। और किसके लिए काम किया जा रहा है? अगर उन्हीं को तो देख कर ही काम किया जा रहा है सुभाष भाई, कि भाई उनके लिए कुछ आए, अगर आता है तो उनके लिए आएगा ना। और ये उत्तराखंड और उन बेरोजगारी के लिए तो सही होगा। अब मुझे आप बोलने देंगे? जी सुभाष भाई बोलो। देखिए सर, प्रथम मैं 3-4 बातों पर ध्यान देना चाहता हूँ। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा। पर प्रथम बात ये है कि एक प्रयोग अगर मान लीजिए किसी कारण से असफल रहा या हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे लायक नहीं आया, तो इसका मतलब क्या प्रदेश के हक में सोचना कोई मुख्यमंत्री छोड़ दे? क्या वो मुख्यमंत्री काम नहीं करे? दूसरी बात, जब आप कहते हैं यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ लोगों के लिए पलायन हो रहा है, यहाँ की जवानी जो है बाहर जा रही है,
तो आखिर मान लीजिए एक मुख्यमंत्री यह प्रयास कर रहा है कि नहीं हमें बाहर से पैसा ला करके यहाँ बिजनेस को बढ़ाएं, यहाँ के उद्योग को बढ़ाएं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, आप विपक्ष में हैं, आपका सवाल करना है, आपका ये हक है, ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन माहौल देना भी आपका कर्तव्य है कि इसलिए कि अब हम उस मुहाने पर खड़े हैं कि एक महीना मुश्किल से हमारे पास 1.5 महीना रह गया है, विदेश के मेहमान आएंगे और ठीक है, बाकी जितनी सारी बहसें विवेचनाएं होती थी वो होंगी अपनी जगह। और निश्चित तौर पे अभी मेरा मानना है कि अभी बड़ी साइलेंटली आप लोग मुख्यमंत्री की एक एक गतिविधियों की का जो है अपना संज्ञान में रखें, और जब ये सारा कुछ हो जाए, MOU साइन हो करके अगर वो पैसे में तब्दील ना हो, अगर वो कंपनी में तब्दील ना हो, अगर यहाँ के उद्योग में तब्दील ना हो, फिर आप जितनी कठोरतम विवेचना हो सकती है, जितना निष्ठुर विवेचना हो सकती है, जितना निर्ममतम विवेचना हो सकती है, वो आपको करने का हक है और आपको करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपका ये कहना जायज है कि इससे पहले भी खास करके 2019 में जब चुनाव था तभी ऐसा समिट हुआ था, 2023 में भी जब चुनाव है तभी समिट हो रहा है, तो आपका प्रश्न उठाना लाजमी है और आपके मन में ये प्रश्न उठना भी लाजमी है। इससे पहले जो तजुर्बा रहा वो अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल। लेकिन इन सारे तजुर्बों से क्या, अब जब 1.5 महीने पर हम खड़ा हैं, विदेश के हमारे मेहमान आएंगे, वो उत्तराखंड से क्या सबक लेकर के जाएंगे और क्या सीख करके जाएंगे? ये बदनामी क्या कांग्रेस भाजपा की होगी या उत्तराखंड की होगी? और हम जो पार्टी चलाते हैं वो उत्तराखंड के लिए चलाते हैं या कांग्रेस भाजपा के लिए चलाते हैं? बिल्कुल। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें सोचने की जरूरत है। एक बात और छूट गया बड़े भाई वर्मा जी, दूसरी बात ये कि शहर का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, ये ध्यान रखिए कि शहर का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, शहर कल भी रहेगा। इसलिए सिर्फ ये सौंदर्यीकरण का टारगेट इतना नहीं होना चाहिए कि विदेशी मेहमान आए बिल्कुल सही और यहाँ रंग रोगन देख करके चले गए और आप जो है कार्डबोर्ड लगा के यहाँ की चीजों को ढक दिए। इससे फिर आपका काम चलने वाला नहीं है। दूसरा, शहर का जो रंग रोगन है उसमें कई वैरायटी, कई रंग हैं। शहर को उस रंगों से सजाइए, ना कि इसका माल्टाकरण या नारंगीकरण या ऑरेंजीकरण और शहर में एक ही भगवाकरण, ऐसा कुछ ना दिखे और ये बड़े हृदय से ये काम होगा, तब मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर काम होगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात कही सुभाष झा जी ने। नवीन जी, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, सुभाष झा जी ने हर एक पॉइंट को रखा, उसको समझने वाली बात है। आपने जो गलतियों से क्या सबक लिया? आज भाई अगर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो कुछ सोच समझ के उठा रही है। उन गलतियों से क्या सबक लिया गया, जो एक ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया? दूसरी चीज, यहाँ पर अब जैसा कि आपने भी सुना कि सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, गामा जी ने भी कहा अब हम सौंदर्यीकरण कराएंगे क्योंकि लोग आएंगे, सुंदर शहर दिखना चाहिए। सिर्फ ये सौंदर्यीकरण सिर्फ तभी तक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी हमें समझना पड़ेगा। 111 किलोमीटर की सड़क अब आप कह रहे हैं कि हम 60 करोड़ रुपए में अब इसको चमचमवा देंगे। यहाँ पर जो भी फर्जी के बैनर पोस्टर लगे हम उसको उतरवा देंगे, ताकि जब लोग आए तो उन्हें लगे कि हाँ वास्तव में वो उत्तराखंड में आए हैं और वो यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसको महसूस करो, यहाँ पर निवेश करें। तो ऐसे में सिर्फ ये उसी वक्त हो जब कोई इन्वेस्टर आ रहा है या कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उससे पहले भी इस सब चीज़ों को किया जाना चाहिए, ताकि जो जनता है वो उसका सुख भोग सके। आज सिर्फ इन्वेस्टर ना सुख भोगे, सरकार का सुख जनता भोगे, यहाँ के आम नागरिक भोगे, तब ज़्यादा बेहतर है। नवीन जी। मनीष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ तक सौंदर्यीकरण का मामला है, सौंदर्यीकरण जब से स्मार्ट सिटी बन रही है तब से हो रहा है, लेकिन आप देहरादून की हालत पहले अगर देखते तो बहुत बदतर हालत में शहर था। सड़कें कम चौड़ी थी, सारी व्यवस्थाएं डगमगाई हुई थी। उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी समय लगता है और मानसून का एक बड़ा सत्र यहाँ पर चलता है, तो उससे काम बाधित भी होता है। ट्रैफिक व्यवस्था भी देखनी होती है, तो इसलिए जो काम की गति है, काम का विस्तार को देखते हुए अपने समय सीमा के आधार पर ठीक हो रहा है। अब सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। अब बात सुभाष जी की ने एक अच्छी बात यहाँ पर कही कि बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक ही कलर में नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सुभाष जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो वो कलर है वो हमारी संस्कृति का है। हमारे गांव में जब आप देखते हैं लाल मिट्टी से घरों को लीपा जाता था, उसमें फिर ऐपण प्रतियोगिता होती थी। ऐपण के माध्यम से जो वाइट चावल का जो पानी होता था उससे उसमें कलाकारी की जाती थी। वही हमने अपनी संस्कृति को यहाँ पर दर्शाने का काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कलर नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ एक रंग है। बात दूसरी आती है कि पिछले समिट से हमने क्या सीखा। देखो, कभी भी जब प्रयास होते हैं, कोई भी प्रयास होते हैं, उन प्रयासों में कभी विफलता भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, लेकिन हर प्रयास से कुछ न कुछ सीखा जाता है। और उसी से सीखते हुए हमने इस बार लैंड बैंक बनाया, पहले से बहुत सारी सुविधाएं पहले से रखी हैं। जो कंप्लायंसेस
पर इन्वेस्टर्स को तकलीफ होती थी, दिक्कतें आती थी, उनको हमने ख़त्म किया। वो धाराएं जिनसे काम करने में यहाँ पर रुकावटें आती थी, उन धाराओं को हमने अपराध मुक्त करने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें करके एक नया वातावरण जो इस बार तैयार हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे उसके प्रयास किए हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपना मार्गदर्शन दिया है, और उसके बाद जो यहाँ पर होने वाला है उसमें आप देखेंगे कि ये एक नया आयाम उत्तराखंड के लिए स्थापित करेगी ये इन्वेस्टर समिट करेगा। और यहां से आप देखेंगे कि ये जो तीसरा दशक हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड का होगा, और ये वास्तव में होकर रहेगा। एक चीज है, डीके पॉल जी ने एक सवाल भी किया था कि जमीन कहाँ है, हमारे पास जमीन को लेकर ये सवाल कर रहे हैं, आप जमीन कहाँ देंगे? देखिए, जमीन हमारे पास 13 जिले हैं। हमारी ये व्यवस्था है कि हमारा हर जिले में एक संतुलित इन्वेस्टमेंट हो जिले के हिसाब से, और जो हमारे जहाँ जहाँ जो जैसा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से उस प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जाए। कुछ उद्योग देहरादून में हो सकते हैं, कुछ उधम सिंह नगर में हो सकते हैं, लेकिन कुछ पहाड़ों में भी हो सकते हैं। अब पहाड़ की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक आधार अलग अलग होता है, तो इस वजह से उस प्रकार के उनके पास में ब्लूप्रिंट तो है ही नहीं ना। है, वो है, तो वही तो बात कर रहा हूँ। ब्लूप्रिंट है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। बात पूरी कर धाकड़ धामी जी के बात पूरी कर डीके पाल जी आ रहे हैं, बात पूरी कर लेंगे, उनके बात सुन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, और यहां सरकार हमारी है, मीठा मीठा सरकार हमारी है, कड़वा कड़वा थूक नहीं नहीं, ये आप इंटरप्ट करने की पहले फिर से हमारे आप ही के पास आ रहे हैं, इंटरप्ट मत कीजिए। लेकिन मैं आपका जितना समय था आपकी पार्टी के अनुरूप आपको बहुत ज्यादा समय दिया गया, हम सबने सुना, उससे ज्यादा समय नहीं दिया जाता, क्योंकि मैं भी अपनी बात रखूं। आप हमारा समय नहीं खा सकते। सुन लीजिए, आपके पास ही आ रहा है। आपको उत्तराखंड में जमीन नहीं दिख रही है, आपको उत्तराखंड में उद्योग धंधे चल रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, आपको तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो आप सबसे पहले तो मोतियाबिंद का इलाज करवाई ना, आप आंखों को सुधारिए। चश्मा मैं बदल लेता हूँ, आम आदमी पार्टी का पहन लिया, लीजिए, पहचान लीजिए आप भी। यही चश्मा बदलने की जरूरत है, यही चश्मा बदलने की जरूरत है। सुन लीजिए, आपने कहा पहाड़ में जमीन देंगे, आपने अभी तक देखिए जब राज्य बना 2 साल आपकी सरकार थी, आपने उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई, उसने प्लेन के जिलों में कुछ किया। आपकी 2007 से 12 तक सरकार आई, सिमली तैयार हुआ, सिमली का 3.5 किलोमीटर लंबा एरिया जो उद्योग के लिए 2007 से इंतजार कर रहा है, उसका तो निर्माण तो उसका तभी हो गया था जब 2002 से 7 तक की सरकार आई थी, लेकिन तब भी काम नहीं हुआ। उसके बाद में भी सिमली आज भी बेचारा मुंह बाय खड़ा हुआ है कि मेरे पास कोई आएगी, कोई इंडस्ट्री आएगी, हल्के वाहन की आएगी, वो लगेगी, वहां नहीं लगी आज तक भी। आपकी सरकार आई नहीं क्या? अब लगेंगी, तभी तो हमारी सरकार अब लगेगी, अब हमारी सरकार में लगेगा। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब डर कहेगा, अब तो आप लगा ही नहीं सकते। उसके मानक देखिए आप क्या है, किस तरह के नाम मानक लेकर के आए आप, क्या परिवर्तन किया आपने किसी प्रकार का उद्योगों के लिए पहाड़ में परिवर्तन किया, तो हम आपका स्वागत करेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। 10 जिलों के एक एमओयू साइन हो रहे हैं ना, उससे पहले जमीनों की जगह तय होती है, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए उससे सबसे पहले जमीनों की जगह तय होती है। आगे ये बताया जाता है रोड यहां से सिमली तक जाती है, भाई हम यहाँ पर जमीन देंगे, यहां से एक चौड़ी हो जाती है। आज सिमली तक का रास्ता 2 घंटा कम हो गया, पहले के मुकाबले अब अगर सिमली आप जाएंगे 3 घंटे कब में पहुंच जाएंगे आप। अरे पहले 3-4 घंटे और लगते थे। उद्योगों की बात हो रही है, तो वही तो बात हो रही है। उद्योगों के लिए क्या चाहिए? उद्योग कोई टपका के थोड़ा ना उद्योग कभी भी ऊपर से टपक के नहीं आते, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक नीति बनती है जो अब बन चुकी है, और अब उत्तराखंड प्रगति को पहले चकबंदी लाने की आवश्यकता थी। आप समझ लीजिए बात को, कोई भी तर्क नहीं, हम आपको राय देना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं। पहले चकबंदी से जमीनों को बराबर करना था, जो है ना, जिससे कि यहाँ के किसानों को फायदा मिल जनता को बरकरार की कोशिश करें, लेकिन जनता आपके और फिर हम कहा तैयार है। जनता आपने देखिए एक बात बहुत गलत कही, कोई भी एक बात आपने बहुत गलत कही, भारतीय जनता पार्टी एक बात इन्होंने बहुत गलत कही। अगर इंजन इन्होंने कहा देहरादून तैयार है, भाजपा ने किया है, देहरादून कहाँ तैयार है? जरा मेरे साथ चलो, 100 फोटो दिखा दूंगा, अभी मैं वही दिखाना चाह रहा था आपको। दिखाई दे रहा, 100 फोटो ऐसी है जो बहुत खतरनाक है, जहाँ गड्ढे हैं, आप दिखाई दे रहा। मैं गिनवाता हूँ, प्रिंस चौक से लेकर के प्रिंस चौक के कोने पे जाइए आप, जहाँ जिला जस्टिस के, मैं अरे सुने तो सही, आप रहते नहीं क्या देहरादून में? आप देहरादून में नहीं रहते क्या? और अगर चौक तक 7 गड्ढे हैं, 7 गड्ढे पानी के पाइप डल रहे, इसी रोड तक कितनी बुरी हालत है। अरे सच्चाई को मानिए ना भाई, उनके लिए जनता देख रही है, हंसेगी आपके ऊपर। ठीक है, ठीक है पाल जी, ठीक है। आप जब गड्ढा खुद रहे हैं पोल लगाने के लिए, नहीं फिर 100 दिन, हम 1 महीने में कैसे तैयार होंगे? फोटो कहीं पर, ठीक है नवीन भाई, ये बरगलाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर टीवी के सामने बोल रहे हैं। आशीष नोटियाल जी, सिमली की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर सिमली की बात अभी उठाई डीके पॉल जी ने कि भाई सिमली बाहें फैलाए खड़ा है कि वहाँ पर कुछ आए, हम चाहते हैं। अब जैसा कि नवीन भाई कह रहे हैं कि भाई देखिए अब तो उद्योग के ही लिए तो गए वहाँ पर, सिमली में उद्योग आए। अब यहाँ पर बात हुई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज परिवर्तन हुआ। नवीन जी ने कहा कि भाई पहले आप वहाँ पर पहुँचते थे कई घंटे लग जाते थे, अब आपको कुछ घंटे लग जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। अब ऐसे में तो है नहीं कि एक मुख्यमंत्री पहुंच रहे हवा हवा में पहुंच गए और वहां पर इन्वेस्टर्स को बुलाया जा रहा है। कुछ तो तैयारी होगी। तो विपक्ष को बताने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, दिख रहा है, जनता को बताने में क्या प्रॉब्लम है भाई? आप हम टीवी तो पर नहीं देख रहे, सवाल कर रहे आप हैं। दुबई का दौरा, हमारी बात का सवाल नहीं देंगे तो जनता की बात का कैसे दे पाएंगे? ठीक है भाई, आ रहे हैं ना। उसके बाद ठीक है आशीष भाई, कुछ इसी बात का तो सवाल कर रहे हैं। कैसे बताइए आंखें तो खोले सही आपके, बताइए नवीन भाई बताइए कैसे आंखें खोले? आशीष भाई तभी तो कुछ तो तैयारी करके गए हैं, ऐसे तो है नहीं हवा हवा में कोई काम। तो पब्लिक को बताने में क्या प्रॉब्लम है? अभी नवीन भाई ने बताया कि पहले सड़कें भी नहीं थी, तो अब ये लोग सड़कें तैयार कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा, वाकई भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले ना तो सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी थी, ना ओएनजीसी था, ना ऑर्डर फैक्ट्री थी, कुछ नहीं था। बस ये आए तो एकदम से एकदम भगवान के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने सब कुछ दे दिया देश को। नहीं तो कुछ था ही नहीं, देश तो खाली था, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल नहीं थे। आप एक बात समझे, भारतीय जनता पार्टी पूरा नशे में काम कर रही है। आप देखिए, पहले इन्होंने नारा दिया हर घर मोदी, फिर इन्होंने नारा दिया उत्तराखंड के अंदर हर घर शराब। अब इन्होंने शराब वाला डिसीजन चुपचाप से वापस ले शराब तो लिया। आपकी पार्टी का है। तो आप आपको शराब पहले परोसने का काम करते हैं हर थाली में, उसके बाद उस डिसीजन को वापस भी लेने का काम करते हैं। थूक कर चाटना आदत है भारतीय जनता पार्टी की। देश हित में कृषि कानून लाते हैं, कम से कम शब्दों पर तो आप अपना करें, मतलब स्तर लेते हैं। आप जब आप पार्टी 900 इतनी गिर गई हत्याएं है कि करवाते हैं, मतलब सस्ते शब्दों उसके का बाद इस्तेमाल कर रहे हैं उस कानून को वापस लेते हैं। बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं ये लोग। नशे में है ये लोग, किस तरह काम कर रहे हैं। नौटियाल जी, सही कहा जरा डीके शब्दों पाल का भाई चयन साहब ने। कम से कम आपके आप गरिमा डीके के पाल, अंदर आप होना चाहिए। आशीष भाई, जरा शब्दों का चयन होना चाहिए। आशीष भाई आज आपको क्या हो गया है? कैसे कैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं आशीष भाई? आप कुछ नहीं, शब्दों का आपसे तो ऐसी उम्मीद ना थी, आपसे ऐसी उम्मीद ना है। शब्दों की मर्यादा हम बनाए रखें, ज्यादा आप बेहतर एक है। नेशनल चैनल कुछ HNN दिन जो पहले सबसे बड़ा डिबेट में चैनल बैठे यहाँ हुए का थे है, हम, उस पर बात कर और रहे हैं हम और इस यही तरह से बात कर रहे थे। मतलब बहुत तो सच्ची जब बात है। हर घर बार का इन्होंने सपना देखा था, हाँ। अब उस सपने को उन्होंने वापस ले लिया, अपने सपने को अपना, क्योंकि गलत डिसीजन था। हाँ। समझे? ये अच्छी अपने बात है ना, डिसीजन में ले नहीं लिया। है। हाँ। आप दूसरा ये बात देखिए ना मनीष भाई, सही कहा डीके पाल भाई साहब ने कि हम पे सड़क, हम पे जमीनें हैं कहाँ। सरकार ने अभी सोचा था कि हम डोईवाला में नया शहर बसाएंगे, सरकार को जनता ने जमीनें नहीं दी। इन्होंने अपना डिसीजन वापस लेके बैठ गए, अब इन पर जमीनें नहीं है। जब आप अपना जो सरकार का डिसीजन है, सरकार एक शहर बसाना चाहती है, उसके लिए सरकार जमीन नहीं ले पा रही है, तो आप वाकई उनको देने की जमीनें कहां से लाएंगे, जिनको आप बाहर से ला रहे हैं। बिना जमीन की तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है आशीष जमीन भाई, की फैक्ट्री नहीं लगेगी। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है आप आशीष भाई। देखिए, ठीक है आशीष भाई, जो सुभाष झा मसूरी जी के अंदर, ठीक है। मसूरी के अंदर आपने बेचने का काम किया हमारे जॉर्ज एवरेस्ट को। हाँ। इस चीज को देखिए, हम आपने किस उसका उस आधार पर पर भी बेचा। जवाब ले लेंगे आपका। लेकिन सुभाष झा जी देखिए, अब यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, उत्तराखंड में कुछ नहीं है, तो फिर अब उत्तराखंड का विकास नहीं होना चाहिए सुभाष भाई। यहाँ पर तो अब तो छोड़ देना चाहिए मुख्य, बस यहाँ पर चुनाव हो। और अभी आशीष भाई कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, जमीन उमीन है ही नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता है, तो यहाँ विकास करना नहीं चाहिए। तो फिर हम नहीं समझ पाते हैं, फिर विपक्षी क्यों कहता है कि आपने विकास काम क्यों नहीं किया? यहाँ जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ विकास क्या करना है? फिर तो छोड़ दिया जाए उत्तर। यहाँ सब कुछ है, सरकार की नीयत नहीं है। सर अब आशीष भाई, अब नहीं, दो तरफा बात नहीं, एक मिनट दो तरफा बात नहीं। आशीष भाई रुक जाइए ना, आप अरे एक मिनट, आप ठीक है भाई, आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। एक मिनट ना, आपसे किस तरह से ठीक है, नहीं, आप अभी आपने जो कहा मैं वही बोलो। एक मिनट ना, ठीक है, एक मिनट आशीष भाई, ऐसा है ना, ये जो यहाँ पर इंडी गठबंधन ना दिखाइए आप लोग, यहाँ पर जनता के मुद्दों की बात हो रही है। एक मिनट आशीष भाई, तो सुभाष भाई क्या करना है? तो यहाँ पर विकास न किया जाए। देखिए ये सच्चाई है कि 2000 में जब यहाँ हमारा उत्तराखंड बना, उसके बाद से आज तक नारायण दत्त तिवारी के समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूरगामी पर सोच के साथ जो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, उसके बाद से कहीं भी कोई भी सरकार आई, किसी भी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, यह नहीं दिखा कि एक दूरगामी सोच के तहत काम हो रहा है। सब ने एक इवेंट और एक घटना की तरह और एक आयोजन की तरह काम को लिया और सोचा कि हम यहाँ से चलें। ये एक बात। लेकिन आखिर किसी न किसी को तो एक दूरगामी सोच के तहत पूरे उत्तराखंड का क्या करना है, कहाँ पे हाउसिंग सेक्टर होगा, कहाँ पे उद्योग बसेंगे, कहाँ पे हमारे तीर्थस्थल हैं तो उनके लोग आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, पार्किंग कहाँ होगा, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो एक दिन का काम नहीं होता, वो वर्षों का काम होता है। सरकारें आती हैं जाती हैं, पार्टियां रहती हैं जाती हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन बेसिक जो यहाँ काम का जो कल्चर डेवलप होना चाहिए था, ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि वहाँ काम का कल्चर डेवलप नहीं हुआ। जब काम का कल्चर डेवलप होता है तो होता क्या है कि कोई कमजोर आदमी भी आता है तो उस कल्चर से वो काम होता है और काम चलता रहता है। एक बात।
दूसरी बात यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि इसमें विरोधाभास है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम लैंड बैंक बहुत बना चुके हैं, ठीक है, सरकार ने जरूर सोचा होगा अगर आप लोगों को न्योता देने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होमवर्क किया होगा ना, निश्चित किया होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी विरोधाभास कि आप जो है भू कानून के लिए जो लोगों को पहले से दहशत भू कानून बना करके आप लोगों को दहशत में डाल रहे हैं, तो आखिर दहशत में किनको डाल रहे हैं? ये छोटे लोग जो 100-200 गज 300 गज जमीन यहाँ खरीद करके बसना चाहते हैं या यहाँ आते हैं उसके लिए, ये एक सवाल है, इसमें विरोधाभास है। भाजपा को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ हम ही कल को आए 300 गज जमीन खरीदे तो आप नहीं खरीदने देंगे, कहेंगे भू कानून है, और सुभाष जैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कर से एक रजिस्ट्रेशन कराएं तो आप कहेंगे भाई साहब यहाँ जो है 100 बीघे जमीन ले लो। तो फिर ये बात जो है ये विरोधाभास कहीं ना कहीं है, सरकार को इसके बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। बात चली है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात होती है, ये बात बार बार चूंकि तजुर्बा लोगों का ऐसा रहा है, इसमें कहीं नो डाउट, ये बात थोड़ी सी हम नवीन जी को चुटकी भी ले लेते हैं इसी बहाने कि भाजपा में जो होता है वो मास्टर स्ट्रोक होता है और ऐतिहासिक होता है, इससे कम तो कुछ होता ही नहीं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी जो समिट होगा वो ऐतिहासिक होगा और मास्टर स्ट्रोक जरूर धामी जी का होगा, वो होना चाहिए। लेकिन तब तक तो कम से कम आप लोग विपक्षियों से इतनी उम्मीद होनी चाहिए, एक जनता के नाते, एक पत्रकार के नाते, एक सजग नागरिक होने के नाते, कि आप लोग कम से कम अभी धैर्य रखें। अभी मुख्यमंत्री जी को देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ अपना ब्लूप्रिंट जरूर तैयार किया होगा और उसके अनुसार काम कर रही है। एक बात आप चाह रहे हैं कि ये नवीन जी जो है बता दें कि ब्लूप्रिंट इनका क्या है, तो उसके लिए तो इन्होंने कह दिया कि आप चश्मा बदलिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जहाँ ये चश्मा लगा के ये लोग देखते हैं वहां जाकर के देखिए, तो फिर आपको सब कुछ सारा विकास दिखेगा। ठीक है, वो आप लोग नहीं पा रहे हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ा एक मिनट नवीन भाई, सवाल है जो सुभाष भाई ने एक सवाल उठाया, भू कानून की बात की जा रही है और बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने एक अच्छी बात कही है भू कानून को लेकर, जो है कि भाई अगर आप भू कानून लाते हैं, अभी हम खरीदने जाएंगे तो अभी हमको रोक दिया जाएगा और हम अभी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा वहाँ पर। तो ऐसे में क्या इसको लेकर कुछ प्रावधान होंगे या फिर कुछ किए जाएंगे? क्योंकि आप भू कानून की बात बहुत करते हैं, मैं अक्सर सुनता हूँ कई लोगों को, कई नेताओं को सुनता हूँ बीजेपी की, भू कानून की बात करते हैं। तो इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी, जो भू कानून को लेकर और इस पर जो अभी सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर? देखिए मनीष जी, हमारा प्रदेश अभी 22-23 साल का हुआ है और यहाँ पर जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जब वो इम्प्लीमेंट होती हैं, कोई भी सरकार हो, तो उसमें एक अनुभव होता है। जब आप पॉलिसीज का ब्लूप्रिंट बनाते हैं और एक्चुअल ग्राउंड पर जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को आप जब बनाते हैं तो उसके बीच का जो अंतर होता है अनुभव होता है, अनुभव से फिर दूसरे उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सरकार हमेशा सजग है उत्तराखंड के विकास के प्रति, उत्तराखंड के संरक्षण के प्रति, हर तरह से उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए। और कोई भी काम, जो भी फीडबैक जनता से आएगा और कभी भी जनता जो कहती है सरकार वो करती है। बहुत सारे उदाहरण हैं जब हमारी सरकार ने अपने निर्णय वापस भी लिए, जनहित में निर्णय लिए जाते हैं सोचकर, और अगर वो इम्प्लीमेंट तरीके से नहीं होते या कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको सरकार वापस भी लेती है और ये स्वाभाविक चीज़ है, उसमें कोई बात नहीं है और सरकार को मानना भी पड़ता है। और जनता तभी सरकार का सहयोग भी करती है जब जनता की सुनी जाती है, और यहाँ पर जनता की सुनी जाती है और हमेशा जनता इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी है। जनाधार हमारा बड़ा है और ये सारे मैंडेट हमारे बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम अच्छा यहाँ पर करेगी। सारे जो जनहित में होंगे सब बिंदु पर काम किया जाएगा। समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उन सबसे राय ली जाती है, जनता से राय ली जाती है, उसके पश्चात ही पॉलिसीज को आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है पॉल जी, देखिए अब सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सारी चीज़ हो रही है। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, बोलना भी चाहिए क्योंकि ये हो रहा है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी अगर यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट आता है और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, तो फिर अब सवाल ये है कि जो मैंने सुभाष भाई से कहा था वो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जब कुछ है नहीं, फिर आप लोग क्यों उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है यहाँ पर, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, कि यहाँ पर आप डेवलप करें? फिर जब कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो फिर डेवलप कैसे होगा? नहीं मनीष जी, देखिए मैं पीछे की बात पे जाने की बजाय आगे आता हूँ। इस राज्य में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ना, 100 साल तक भी इसका विकास होने वाला नहीं है। जिस पार्टी का एजेंडा इस प्रकार का होता है कि वो 2 साल के अंदर 2 साल धामी जी को होने जा रहे हैं और 125 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। आप कैबिनेट की बैठक को मैंने बार बार जोर जोर से उठाया आपके सामने, आपसे बहस भी हुई है, उनकी डिटेल निकाल लीजिए। जमीनों पर भी अध्यादेश ये लाए हैं,
कैबिनेट की बैठक में और तमाम चीज़ों पे लाए हैं, लेकिन एक भी बात का, इनकी एक भी बात का आप इनका आचरण ये बता दीजिए कि कैबिनेट के फैसले को इन्होंने धरातल पे अप्लाई कौन सा किया है। ये कहते हैं कि हम छोटी जल विद्युत परियोजना लगाएंगे गंगोत्री से लेकर के तमाम यहाँ तक। मुझे एक भी परियोजना का दिखा दीजिए, निशान भी लगाए हो जमीन के ऊपर इन्होंने कि ये लाल निशान लगा दिया, अब इस पर जो है ना छोटी जल विद्युत परियोजना बनेगी और हम इस पर राज्य के नौजवानों को और उस गांव के उस क्षेत्र के लोगों को नौकरी देंगे और फायदा देंगे। आज तक देखने को नहीं मिलेगा। आप 119 और जो बचते हैं इनके कैबिनेट के फैसले एक एक करके गिनवा दूंगा, मैं उसके लिए तैयारी करके नहीं आया आज, मेरे पास में पूरी डिटेल है। वो एक पे भी जवाब पिरसाली जी देते नहीं बन पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि आपने कहा था 250 गज जमीन देंगे 2007 के फैसले में, खंडूरी है जरूर जी, आपको 119 खंडूरी में कहां से दे पाऊंगा, अगर आप पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा देने की। नहीं, अरे आज देखिए जिस बात पर डिबेट हो रही है उस पर जवाब दे दीजिए। केवल बातों को, वो भी एक सवाल है इसी बात का 119 का, फायदा नहीं है। नहीं देखिए बार बार अगर एक ही चीज को रिपीट करते कोई, मैं फिर कहूंगा धाकड़ धामी जी सर पर अगर कैबिनेट में फैसले लेते हैं, लेने को कोई धरातल पे काम नहीं होता है, सारा काम हो रहा है। आप लंदन जाते हैं, सबमिट करते हैं, आप एमओयू बना के बैठ जाते हैं, आप ये नहीं बताते कि सबमिट तो दिसंबर में है ना, दिसंबर में सबमिट है, उस वक्त देखिए हम मना आप उस वक्त नजर गाड़े रखना, जाइए ना, जब सबमिट होगा दिसंबर में यहाँ पर आप नजर गाड़ के टीवी के सामने खड़े रहना। करोड़ मरोड़ के जो पेश किया जा रहा ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कहते हैं आम आदमी पार्टी मांग करती है जितना पैसा आएगा अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो राज्य के पहले 10 जिलों में लगाओ जो उद्योग शून्य है। शून्य का मतलब समझते हैं ना, जो भारत ने दी थी पूरे दुनिया को, उस शून्य की बात कर रहा हूं मैं, जीरो की बात, 0 बटे अंडा। अगर आज 23 साल बाद भी उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में उद्योग शून्य है तो आप क्या करने जा रहे हैं, कौन सी जगह पर देने जा रहे हैं, ये भी बता दीजिए। सारे 13 के 13 जिलों में, मैं तो 13 के 13 जिलों में आप अभी तक क्यों नहीं दिया? अरे दिया है जितना अभी किया तक वही तो हो रहा है, वही तो बात चल रही है। ऐसा अभी क्यों तो ऐसा करने क्यों? जा रहे हैं, फिर मजाक, ये मजाक ही बन के न रह जाए ना, हमें आशंका है इस बात की, मजाक बन के न रह जाए। आशंकाओं पर देखिए एक ऐसा क्या होता है मनीष जी, ये होता है हम देखिए, आप हमारी सरकारों में जाके लॉजिकल बात कीजिए, लॉजिकल बात हम बताएंगे आपको, सर हम पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है, हम इन्वेस्टर सबमिट करने जा रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, सर पंजाब हम कहाँ जमीन देने जा रहे हैं सर, ये राज्य के लोगों के साथ धोखा है, धोखा है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मनीष जी। धोखा जहां आप बताइए ना, एक मिनट, आप राज्य के 10 पहाड़ी जनपदों में नहीं जाना चाहिए, अगर नहीं जाना चाहिए, क्या मतलब मैं मना कब कर रहा हूँ? फिर आप बताइए ना, तो नहीं जाना चाहिए, कह दीजिए विकास नहीं हो पाएगा उत्तराखंड में, कहिए ना, ये सिर्फ शिगुफा है, तो ये कहिए विकास नहीं हो पाएगा। नहीं करिए, अरे करने वाले कर जाते हैं और देखने वाले देख जाते हैं। पंजाब से ज्यादा उद्योगपति कहाँ आ रहे हैं? सर फिर आ गए आप, फिर वही बात कहेंगे सर, फिर अभी आप लटक जाएंगे। एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना सर, एग्जाम्पल अभी हम देने लगेंगे फिर लटक जाएंगे सर। डीके भाई उत्तराखंड में अभी हम बताए ना, पूरी पंजाब की तैयारी है मेरे पास। समस्या है जवाब जिनको दिल्ली सवाल उठते हैं नहीं सर, गलत चीज जिनको सवाल देखिए, आप उत्तराखंड के लोगों को आप जिनको जवाब देना है वो सर उत्तराखंड की जनता को सार्थक बात बताइए, मैं ये चाहता हूँ। अगर मैं इनका जवाब दूं एक बात में, तो आप निरर्थक बहस कर रहे हैं, समय जाहिर कर रहे हैं। ठीक है आशीष नोटियाल जी, आशीष नोटियाल जी, आपने कैबिनेट में फैसले लाए वो निरर्थक थे। ठीक है, एक मिनट, वो सिकू पे थे। ठीक है, मान लें इस बात को। ठीक है आशीष नोटियाल जी, विपक्ष होने के नाते मान लिया धाकड़ धामी जी के 120 फैसले निरर्थक थे। ठीक है आशीष नोटियाल जी, सवाल ये आशीष भाई, आपने भी कहा, आपने कहा था कि बच्चे जो सचिवालय कूच कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें की। देखिए सवाल घूम फिर कर इसलिए वहां आता है क्योंकि जब बच्चों की बात होती है तो रोजगार की बात होती है। आप लोग भी रोजगार की मांग कर रहे हैं कि आप लोग भी इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसा कि भाई वरिष्ठ पत्रकार है सुभाष झा जी, वो भी बोल रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आप लोग इस पर, जैसे 2018 में हुआ, हाँ गलतियां हुई हैं, ये नहीं कहा जा सकता, ये अछूता नहीं है इससे कि गलतियां नहीं हुई होंगी, लेकिन अगर उन गलतियों से सबक लेकर सरकार एक कदम आगे बढ़ा रही है और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बढ़ा रही है, तो इसमें फिर इतना फिर हो हल्ला क्यों हो रहा है कि नहीं जी 2018, नहीं जी 2018? अरे सर, अब हम 1947 में थोड़ी ना जाएंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे ना, अब हमें आगे बढ़कर देखना होगा देश कितनी आगे जा रहा है। और अगर सरकार कुछ काम कर रही है तो ठीक है, आप आइए, इन्वेस्टर लेकर आ रहे हैं, आइए, हम भी आप पर निगहबानी बनाए हुए हैं, और आप क्या कर रहे हैं इस बार अगर आप नहीं लाते हैं तो फिर आपके खिलाफ हम भी प्रदर्शन करेंगे। ये होता तो ज़्यादा बेहतर होता, हम तो, लेकिन क्या है, इफ बट नहीं आएगा,
कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ है नहीं तो फिर सीएम धामी को काम नहीं करना चाहिए, यही साफ साफ कह दीजिए आप लोग। आशीष भाई हैं और इनकी नीयत को भी जानते हैं। आप बताएं, एक सिर्फ आप ही जवाब दे दीजिए या भाजपा के प्रवक्ता जवाब दे दें कि जो इन्होंने अभी जस्ट 20 दिन भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, जो हर घर शराब योजना ये लेके आए थे, आज उसको ये वापस ले गए, तो लगाने का फैसला गलत था या हटाने का फैसला गलत है? आप किसी बात बता दें मुझे। इनकी ये नशे में है, ये खुद नशे में है सरकार, इन्हें पता ही नहीं है फैसले क्या है। आशीष भाई आज आपको क्या हो गया है, ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हैं आज आप बताएं। नहीं, अब हम बोलेंगे आशीष भाई, ऐसे शब्दों का यूज ना करें। इन्होंने करा नहीं करा। नहीं अच्छा, ये शराब नीति की जो बात हो रही है, इतना बता दें, बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हैं। हाँ हम समझ रहे हैं सर, आज आपको वो सारी फैक्ट लगेगी गठबंधन में, जो गठबंधन में आपको सारी फैक्ट लगेगी। ये तानाशाही करे, ये लोगों को जेल में डालते, ये जेल में डालते लोगों को, सबूत नहीं इनके पास में किसी बात का। विपक्ष जब हमें डांटता है, संजय सिंह का भड़ास यहाँ मत निकालिए, उस पर आ गया संजय सिंह जाने लायक है, वो जेल चले गए। आप तय करेंगे, आप केवल तानाशाही कर सकते हैं, लगाने का गलत, आप केवल तानाशाही कर सकते हैं। आप पहले इस बात को बताएं। दूसरा मनीष भाई, चलो ये नहीं बता पाएंगे, आप भी नहीं बता पाएंगे, भाजपा के प्रवक्ता लेकिन एक चीज है, एक मिनट आशीष भाई, एक छोटा सा सवाल बता तो दिया, एक मिनट और क्या जानना चाहते हैं? नहीं आशीष भाई, अगर मैं गलत हूँ, सुनिए सुनिए मैं गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा। मैं एक छोटा सा सवाल है आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे ख्याल से जब हरीश रावत की सरकार थी तो कुछ शराब नीति आप लोग भी लेकर आए थे, पहाड़ों तक शराब पहुंचाने की बात हुई थी, तो उसका भी आप लोग का भी बड़ा विरोध हुआ। गाड़ी से शराब पहुंचाने की बात हुई थी, बड़ा विरोध हुआ था। तो मतलब मैं सही हूँ कि गलत हूँ? सुभाष भाई मैं सही हूँ गलत हूँ? आप बताइए। कभी गई नहीं। नहीं एक मिनट आशीष भाई, एक मिनट आ रहा है। सुभाष भाई मैं सही हूँ? उस समय गाड़ियों से शराब बेचने का, शाम को हर जगह गाड़ियां लगेंगी और शराब बेचेंगी। हाँ ठीक है, ये योजना लाया था हरीश रावत। नहीं ये योजना थी कि नहीं? रुकिए ना आशीष भाई एक मिनट समझिए ना, सुनिए ना, ये बात थी कि नहीं थी? शराब पे ज्यादा नहीं उलझते, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब नहीं अब लीजिए, जवाब मैंने दिया ना, उसी का जवाब दे रहे हैं सर, इसीलिए मैंने कहा मैं हिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाता हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ। मैं सुनिए ना आशीष भाई, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए ना। अब आशीष भाई सुन तो लीजिए, लगाया गलत या हटाया गलत? आशीष भाई मैं ये पूछ रहे हैं, उस वक्त ये योजना आई थी कि नहीं आई थी, ये मुझे बताइए ना, कि शाम के समय गाड़ी से शराब जाएगी इस तरह की? नहीं अभी बात हमारी क्या हो रही है आशीष भाई? अब बताने ये बात बताते नहीं है, मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप हमेशा मुझे जलेबी खिलाने की कोशिश मत किया कीजिए आशीष भाई। 15 दिन पहले का जानने की इच्छा नहीं हो रही है? नहीं मैंने जाना ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने वो बताइए तो। मुझे नहीं पता 7 साल पहले क्या हुआ, आपको नहीं पता है? आपको नहीं पता है मतलब आपकी सरकार गलत कर रही है तो वो नहीं पता है? 7 साल पहले का नहीं पता, मुझे नहीं पता। ठीक है नवीन भाई जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है, जवाब भी लीजिए सर, जवाब लीजिए। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जो है जलेबी जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपको कोई चीज गलत नहीं। ठीक है नवीन भाई जवाब दीजिए। हमें कई तरीके की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, स्कूलों की व्यवस्था। अब सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए आशीष भाई, जवाब सुन लीजिए। पहले भी कह चुका हूं कि कोई पॉलिसी बनती है तो जनहित को ध्यान में रख के बनती है और वापस ली जाती है तो जनता के फीडबैक पे ही ली जाती है। अभी उपचुनाव था बागेश्वर में, बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के 2 नेताओं के पास भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई, अवैध शराब पकड़ी गई चुनाव में, और ये न्यूज़ है, आप देख लेना आशीष नौटियाल जी। ठीक है, लोग घरों में, कांग्रेस के लोग अवैध रूप से अपनी शराब रखते हैं। अगर हमने उनको अगर लॉजिकली मतलब लीगली रखने का अगर परमिट दिया तो कोई गलत नहीं है इसमें, क्योंकि आप अवैध रख रहे हैं, आप सरकार की एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं। उस चोरी को रोकने का काम होता है सरकार का, और सरकार ने एक नियम बनाया, अगर उसका वो चल नहीं पाए तो ठीक है, हमने नियम वापस लिया, उसका कोई और रूप देखा जाएगा। आशीष भाई सरकार की, आशीष भाई गलती यहाँ से भी हुई है, आशीष भाई गलती इन्होंने भी की है इसीलिए वापस हुआ है। आशीष भाई गलती इन्होंने की है इसीलिए वापस हुआ है, मैं ये भी बता दूं। लेकिन आशीष भाई सुनिए ना, कांग्रेस गलती आपने भी की थी, एक समय गलती आपने भी की थी। डेनिस खान भूल गए आप डेनिस खान भूल गए, फैसला था वो हरीश रावत जी का डेनिस खान भूल गए जब एक ही ब्रांड की शराब यहाँ पे बिकने लगी थी। मनीष भाई और भी बातें हैं, जब कोई, हम ये नहीं कह रहे सारा काम मुख्यमंत्री का है, शहरी विकास मंत्री भी है, परिवहन मंत्री भी है, कई तरह के मंत्री विभाग होते हैं, हर विभाग वाले को अपना काम करना चाहिए। आप देखें आज की डेट पे अगर यहाँ कंपनियां आती हैं, स्ट्रक्चर बनता है, सब कुछ होता है, तो उनके लिए स्कूल भी अच्छे चाहिए।
आज की डेट में अच्छे स्कूलों के अंदर यहाँ के लोग अपने बच्चों को भर्ती नहीं करा पा रहे, जगह सीधी नहीं है। हमारे पास सरकारी स्कूलों की तो हालत ऐसी कर दी इन लोगों ने कि कोई पढ़ाई नहीं सकता शायद। वैसे आसिफ भाई एक छोटा सा सवाल, एक मिनट कबीर भाई, एक छोटा सवाल है। सरकारी यहाँ पर सरकारी स्कूलों की हालत तो वास्तव में नहीं सही है, नो डाउट, बहुत जर्जर अवस्था में, लेकिन सुनिए ना, लेकिन जो सरकारी स्कूल की सुनिए है अपने बच्चे को सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ाना चाहता है, ब्राइट डे में पढ़ाना चाहता है, आशीष भाई क्या पढ़ा पाएगा? आशीष भाई आपकी बात, आशीष भाई सुन तो लीजिए ना। आशीष भाई आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों की स्थिति बड़ी जर्जर है, और अभी हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे इससे पहले। लेकिन आशीष भाई ये हमको बताइए कि अगर यहाँ पर स्कूलों की स्थिति सही हो जाए, अगर आप जैसे बड़े बड़े नेता जो है अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूलों में डाल दें तो शायद बड़ा अच्छा हो जाएगा। नेता भी तो ऐसा, नेता भी तो नहीं सर, आप पढ़े हैं, बच्चे नहीं पढ़ते सर। आप बच्चों को ना प्राइवेट स्कूल में डालना सब पसंद करते हैं, लेकिन बात सरकारी स्कूल के करते हैं। ठीक है सुभाष झा जी, सुभाष भाई देखिए यहाँ पर बात, अब हम इन्वेस्टर समिट की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई अब यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा, अब क्योंकि इन्वेस्टर आएंगे तो सौंदर्यीकरण किया जाएगा। अभी बात उठा दिया इन्होंने आशीष भाई ने कि भाई जर्जर स्कूल की, लेकिन अब चलिए छोटा सा सवाल अब उठाया आशीष भाई ने तो जवाब भी। सुभाष भाई देखिए अब स्कूलों की स्थिति अगर हम सही भी कर दें, यहाँ पर सही वैसे होना चाहिए, क्योंकि नो डाउट जो गरीब हैं उनको पूरा हक है कि भाई वो भी उनके भी जो माता पिता हैं उतना ही वो मतलब सरकार को योगदान देते हैं जितना एक अमीर आदमी देता है, तो उनको अच्छे से स्कूल में पढ़ने का पूरा हक है, उनको होना चाहिए। लेकिन अगर यही नेता अगर थोड़ा से अगर ये लोग एफर्ट करें अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाएं तो शायद सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो शायद और बेहतर हो जाए। देखिए ये जितने पब्लिक स्कूल खुले हैं उसमें से आधा से ज्यादा किनके स्कूल हैं, या तो कांग्रेस के नेता हैं या भाजपा के नेता हैं। बिल्कुल पहली बात। दूसरी बात, अगर ये लोग शिक्षा के प्रति इतने ईमानदार हैं तो आप सीधा एक सर्कुलर पास कर दीजिए कि जितने भी IAS PCS अधिकारी हैं या LAD हैं, IFS हैं वगैरह वगैरह, ये सारे लोगों के बच्चे जो हैं आपको कंपल्सन रूप से 12th तक जो है सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपके वेतन में से इतना काट लिया जाएगा। उसके बाद से देखिए तो कोई नहीं पढ़ाता और सरकारी स्कूल कैसे दुरुस्त हो जाता है, क्योंकि आप चाहते नहीं हो। दूसरी बात, अब एक बात और, चूंकि मेरी बोलने की बारी यही तो ही मैं बोलूंगा, मैं बीच में नहीं बोलता, मेरी अपनी आदत नहीं है। अभी थोड़ी सी चुटकी और लेना बनता है आप दोनों पर, कांग्रेस और भाजपा दोनों पर। भाजपा पहले मुफ्त के खिलाफ थी कि मुफ्त हो रहा है, यहाँ दिल्ली में हो रहा था तो ये आवाज लगा रहे थे। भाजपा ने भी इस पैटर्न पे भाजपा भी आ गई। आप तो शुरू से थी ही, आप तो विरोध आप दोनों कर रहे थे। मुझे लगता है DK पाल जी का, ठीक है 5 साल 10 साल बाद ही सही, लेकिन DK पाल जी की जिस दिन आएगी सरकार उस दिन DK पाल जी आधा घंटा के लिए जो है टोटी से सप्लाई होगा यहाँ शराब, और सबको फ्री शराब आधे घंटे में आप पी सकते हैं तो अपना निकाल लो। उसके बाद से ठीक है ये व्यवस्था भी हो, अगर हो जाए कल को तो आप लोग आश्चर्य ना करें, क्योंकि वोट के लिए कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप किसी हद तक पार्टियां जा सकती हैं। आप वैन पे शराब बंटवा सकते हैं, ये 50 लीटर जो है घर घर बंटवा सकते हैं। परसों से यहाँ टैंकर जो है वेंडर लेकर के जाएगा दरवाजों पर, जो भाई साहब मुख्यमंत्री की तरफ से जो है जैसे 5 किलो अनाज मिल रहा है वैसे 1 लीटर शराब भी जो है सरकार ने जो है फ्री कर दिया है। बिल्कुल ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। अब रह गई मुद्दे पे आते हैं। अभी फिलहाल ये है कि चूंकि इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप लोग आलोचना जरूर करिए, लेकिन सरकार के साथ एक उत्तराखंड के लिए, भाजपा के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के हक के लिए, उत्तराखंड के अच्छे भविष्य के लिए आप लोग थोड़ा सा माहौल जरूर दीजिए, ताकि जो है कम से कम दिसंबर तक तो देख लीजिए। दिसंबर के बाद फिर कोई मरवत टाइम इनसे भी मांगिए कि आप कब तक इन्वेस्टर को कोई मरवत मत कीजिए। फिर उसके बाद इनसे पूछिए आपकी, ये बताइए आपने इन्वेस्टर समिट किया है, फिर हमको दूसरी बात ये लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि 78 करोड़ रुपया सिर्फ बुलाने के लिए नहीं हो रहा है। जो यहाँ रंग रोगन जो चीजें खर्च होंगी वो 2 साल तक चले काम हो और लगातार काम होता रहे। ठीक है पॉल जी जल्दी से सर। देखिए मैं 30 सेकंड तो केवल शिक्षा के लिए लूंगा। नहीं अब उस पर सर प्लीज। झा जी बहुत जिम्मेदार एक पत्रकार है, इस उत्तराखंड राज्य की जब से बना है। शिक्षा के लिए किसी पर कानून या ऐसे डिक्टेटरशिप वाले जो है ना कानून नहीं बनाए जाते। शिक्षा के लिए द्वार खोले जाते, इन्वायरमेंट बनाया जाता है, जैसा दिल्ली में बना है। एक एक स्कूल से 40-40 बच्चे SSC के लिए, कई डिपार्टमेंटों के लिए, NDA के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। और सुनिए वहां 2 भीड़ लगी है, अधिकारी अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए प्राइवेट में से जा रहे हैं। आप समझ लीजिए ये माहौल बनता है और सरकारें बनाती है, सरकारों की जिम्मेदारी है। पॉल जी दूसरी बात, दूसरा सवाल मेरा ये सरकार नहीं DK पॉल जी अभी आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है आप बोलिए सर, जल्दी 10 सेकंड बोलिए फिर मैं। दूसरी बात 111 किलोमीटर तक
आप सौंदर्यकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं 111 मीटर की जो सड़कें हैं उनको पूरा बना दिया जाएगा और जो खराब हो गई हैं उनको सही ठीक किया है। जाएगा। हाँ। आज जो स्थिति है 30 दिन आपके पास में बचे हैं, 30 दिन में हमारे पास 20-20 फीट के गड्ढे हैं, 17-18 रोड ऐसी बता दूंगा मैं पिरसाली जी को भी, सरकार को भी। आप चाहे तो कल अपने नुमाइंदे भेज दीजिएगा, मैं गिनवा दूंगा आपकी। आप बताएं यहाँ आप यहाँ थोड़ी ना, मैं तो कह रहा हूँ प्रैक्टिकल चलो। आम आदमी पार्टी ऐसे काम नहीं करती है, प्रैक्टिकल काम करती है, जगह पे जाके करती है। एक बच्चा स्वास्थ्य का अभी 4 दिन पहले वो जल गया था खंभे की तार से, सरकार के और पास सारे आपके पीछे सारे आने के का सारे टाइम है, हॉस्पिटल सरकार सरकार जनता के के हित में काम कर सब रही है। फेल हो गए, कोई उसको इलाज नहीं दे पाया, उसको दिल्ली की तरफ जाना पड़ा, और पढ़ाई के लिए भी दिल्ली, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए भी दिल्ली। आप देखना जो इन्वेस्टर मीट है बिल्कुल खाली जाने वाली है, क्योंकि इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है। आज अगर डिबेट में ये ईमानदारी से ब्लूप्रिंट रखते तो हमारा भी ये बनता। साहब आप जिस ब्लूप्रिंट की बात करें किस प्रिंटर से निकलता मैं देता हूं। ठीक है सर, ठीक है भाई, क्या blueprint ठीक है भाई मांग साहब, रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद क्या आप सही blueprint मेहमानों का मांग रहे हमारे हैं? साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।